नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं भंडारी और स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के ये शानदार, जानदार और वजनदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम जीरो को हीरो बनाने की और हीरो को सुपर हीरो बनाने की प्रयास में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपर है, हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो रैपिड रिवीजन की सीरीज में चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। अब हम देख, इसको हमने तीन तरह से वन शॉट में पढ़ा है सर। वर्क एनर्जी पावर उसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पार्ट था, वो हमने पढ़ा था सर सर्कुलर मोशन के पार्ट में, ठीक है सर। और उसमें बीच में सर बात आती है कोलिजन की, तो वो हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास और कोलिजन साथ साथ। लेकिन इस रैपिड रिवीजन की सीरीज में हम 15 से 20 या 20 से 25 मिनट तक पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू या समराइज करने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वर्क डन से। अब फीलिंग पता है कि वर्क क्या होता है, लेकिन अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन देखा जाए तो सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वेरिएबल क्वांटिटी में हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट का डीआर वाला कंपोनेंट लेते थे, इनटू करके हमने फोर्स लिख दिया। अब हो सकता है उसको कंपोनेंट वाइज तुम्हें देखना पड़े, तो एफ इंटू डीएक्स वाला फॉर्म लिखा, एफ इंटू डीवाई वाला फॉर्म लिखा, एफ इंटू डीजेड वाला फॉर्म लिखा और उसकी इंटीग्रेशन किया है। अगर कांस्टेंट वाली बात रही है तो सर बन जाएगा एफ डॉट आर। अगर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है सर, इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं हमें कोस थीटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और कोस थीटा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है भाई कि ये स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके सर, ये बात समझ में आई। उसके बाद आगे बढ़ती है सर कहानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है तो सर उसका कंपोनेंट आ जाएगा कौन सा वाला, पैरेलल वाला हमें लेना होगा, ठीक है सर, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा तो सर वर्क डन लिखा नहीं जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो हमें बात समझ में आ रही है कोस थीटा पे डिपेंडेंसी कैसी है, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आई। तो बेसिकली हमें पैरेलल वाला कंपोनेंट लेना है, या तो फोर्स का या फिर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है सर। यूनिट यहां से बन जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एमएलटी वाला यूनिट बन जाएगा। और हाँ सर, इसका मतलब ये होगा जूल यूनिट बन जाएगा ना, कैसे, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन और ये मीटर, जूल यूनिट बन गया, ठीक है। एक रिलेशन भी हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होती है, ठीक है। एमएलटी वाला फॉर्म लिखना चाहो तो m1L2T-2 होता है। रटने की जरूरत है क्या, नहीं, न्यूटन इंटू मीटर करके तुम निकाल सकते हो, याद भी रख लो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है सर। यहां बात आती है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स सर डिपेंड नहीं करता फ्रेम पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो बहुत गजब की बात है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर, फ्रेम डिपेंडेंस क्वांटिटी है वर्क डन, ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है। और सर अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ी, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन भी है। क्या सर, डॉट प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट वाइज दे रखा है तो सर एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, और आपस में क्या कर दो, सम कर दो। अगर थीटा दे रखा है तो ए डॉट बी कोस थीटा बन जाएगा, अरे हाँ, ए बी कोस थीटा बन जाएगा। और कहानी आगे बढ़ती है, हमें प्रोजेक्शन लेने की बात समझ में आ रही है कि अगर ए का प्रोजेक्शन लेना है बी के ऊपर तो बन जाएगा सर ए का कंपोनेंट बी के ऊपर, ये आ गया ए, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर इंटू करके हमने लिख लिया बी यूनिट के, अदरवाइज ए कोस थीटा लिखा जाएगा। ये कंपोनेंट वाली बात आ गई। इसमें आगे बढ़ते हैं तो वर्क और दूसरा एनर्जी। एनर्जी में सबसे पहले पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सीधी सी बात है, जिसके पास मास है और कुछ वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। लेकिन बात समझ में ये भी आनी चाहिए कि ये भी फ्रेम डिपेंडेंस क्वांटिटी है। क्यों सर, वेलोसिटी वाला टर्म आ गया ना भाई, वेलोसिटी वाला, स्पीड वाला टर्म आ गया तो रिलेटिव टर्म है सर, हाँ, फ्रेम पे ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी सर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाई जाएगी। इसीलिए अगर तुम n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो हर एक की इंडिविजुअल निकाल लो, फिर सम कर दो, खत्म बात सर, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की मिल जाएगी। बढ़िया बात सर। एमएलटी वाला फॉर्म लिखना है तो सर यहाँ वापस इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा, तो m1L2T-2 बन जाएगा। ये बात भी हमें समझ में आ रही है सर। और एक खास बात याद रखना कि सर इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा p²/2m, ये भी एक काम का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बना वो मैंने बात आपको बताई है, मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, वहां से फॉर्म मिल जाएगा। अब बात आती है वर्क और पावर, वर्क और एनर्जी दोनों के, वर्क एनर्जी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो वहां पर उनका एक रिलेशन समझाता हुआ फॉर्म, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम, जो इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, ठीक है सर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल में एक्सटर्नल भी आएगा, इंटरनल भी आएगा, सूडो फोर्स भी आएगा, कंजर्वेटिव भी आएगा, नॉन कंजर्वेटिव भी आएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हमने किए थे, किसमें, वन शॉट में, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, और अगर तुम जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी तुम्हें शानदार क्वेश्चन बनेंगे। और इवन मैं तो बोल रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र है, तुम पूरी फिजिक्स में उठा लो, बहुत जगह यूज में आएगा, बहुत जगह यूज में आएगा, 11-12 दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। बढ़िया सर। अब बात आती है सर कि आपने बीच में बोला कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो ये क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बात ऐसी बताई गई है कि कोई कोई ऐसे फोर्सेस हमें नेचर में देखने मिलते हैं कि जिसका वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, खत्म बात। जो वर्क डन किसी भी पाथ से तुम लेके जाओ वो सेम मिलेगा। उस टाइप के फोर्सेस को हमने कंसीडर किया है कंजर्वेटिव फोर्स को, अदर है वो नॉन कंजर्वेटिव। हमारे सिलेबस के हिसाब से जो फोर्स दे रखे हैं वो ग्रेविटेशनल, हालांकि यही होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स, ये दो हम पढ़ेंगे 11th में ही, और ये बाकी का बचा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स वो 12th में पढ़ते हैं, ठीक है सर।
अगर क्लोज लूप की बात की जाए सर, तो यहां पर सर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। और हाँ, काम की बात ये आई सर कि क्लोज लूप के लिए कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन जीरो लिखा जाएगा, पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं होगी इसलिए हम स्टेट फंक्शन से लिखते हैं, और यहां पर सर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, इसलिए पूरा का पूरा वर्क है वो रिकवरेबल फॉर्म में होता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एकदम अपोजिट वाली बात। सर एक एग्जांपल इसका हो जाए क्या, फ्रिक्शन फोर्स। याद रखना ये बात पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन थियोरेटिकल भी पूछा जा सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच का डिफरेंस बताओ। अब यहां से एक बात आती है कि ये रिकवरेबल है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां एनर्जी लॉस नहीं होती, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो बताई जाती है ये बात कि सर इसके कारण होने वाला वर्क डन है, इसके कारण होने वाला वर्क डन है वो पूरा का पूरा वर्क डन है वो कहीं स्टोर हो जाता है। कहीं स्टोर हो जाता है मतलब क्या सर, वो एक तरह से इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको हम नाम देते थे पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी वाले पार्ट में सर एक काइनेटिक एनर्जी थी, दूसरा था पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहती है पोटेंशियल एनर्जी, कि जो भी तुम वर्क डन करोगे कंजर्वेटिव फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क डन होगा वो सर उसका नेगेटिव किसमें स्टोर हो गया, मतलब क्या, उसका नेगेटिव वो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें सोख ली सर, वो पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ने सोख ली है। और हाँ, इसका नाम दिया जाता है, देख हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तुम अगर मास m को ऊपर ले जा रहे हो h हाइट तक, तो तुम लिखते हो वर्क डन बाय ग्रेविटी, h हाइट तक ऊपर ले जा रहे हो ना, हाँ सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते हो नेगेटिव में mgh। क्यों सर, फोर्स नीचे mg, h हाइट ऊपर ले गए, तो लिखा जाएगा सर पोटेंशियल जी mgh, प्लस में लिखा गया है, देख ये फॉर्म यूज किया गया है, ये फॉर्म यूज किया गया है। सेम बात यहां पर, अगर तुम इसको इलोंगेट करते हो या इलोंगेट करते हो या कंप्रेस करते हो, सर स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव में लिखा जाता है, स्प्रिंग फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लिखा जाता है, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आएगा वो ऐसे आएगा 1/2 k x फाइनल का स्क्वायर माइनस करके x इनिशियल का स्क्वायर। और हाँ सर नेगेटिव साइन के साथ आता था, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता था। और भाइयों बहनों ये सर इसका नेगेटिव मतलब किस में स्टोर हो जाएगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा है 1/2 k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। अब हम यहां पर रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, रेफरेंस क्या लिया जाता है, मेजॉरिटी टाइम यहां पर मीन लिया जाता है, लेकिन याद रखना कहानी पोटेंशियल जी सर एक्चुअल में पोटेंशियल जी डिफाइन नहीं होती है, पोटेंशियल जी का चेंज डिफाइन होता है, इसलिए हम कहीं कहीं रेफरेंस लेके चल लेते हैं और वहां पर उस रेफरेंस पे मेजॉरिटी टाइम हम पोटेंशियल जी जीरो मान लेते हैं। इसको डेटम पॉइंट भी बोला जाता है, किताब में पढ़ोगे तो ये बात भी तुम्हें समझ में आएगी। ठीक है सर, कहानी और आगे बढ़ती है और हम समझते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जी, इन दोनों का समेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानी जाती है। क्या है सर, काइनेटिक प्लस करके पोटेंशियल। ठीक है, अब एक कंडीशन ये आती है कि सर हमने WT वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, वहां पर लिखा गया था डेल्टा K इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहां पर ऑल में अगर तुम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होने वाला वर्क डन है वो जीरो लिख लो, तुम्हें एक फॉर्म मिल जाएगा, ये डेरिवेशन मैंने प्रॉपर्ली करवाया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा डेल्टा के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें भी दो कंडीशन के साथ तुम इसको पढ़ते हो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों फोर्स जीरो है तब एक खास कंडीशन मिल जाती है, तब एक खास थियरम मिल जाता है जिसको बोला जाता है कम मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ui प्लस ki इज इक्वल टू k प्लस uf। और एक काम की बात है, यहां से मेजॉरिटी क्वेश्चन, लेकिन याद रख यही बात है खास, क्या है कि सर कोई भी कंसेप्ट आता है वो अपने साथ कंडीशन लेके आता है। कंडीशन ये है यहां पर कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होने वाला वर्क डन जीरो होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स के कारण होने वाला वर्क डन जीरो होना चाहिए, तब जाके तुम सीओए में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र क्यों कहा गया था, क्योंकि इसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी। अरे हाँ ठीक है, ये काम की बात थी। और कहानी आगे बढ़ती है, पावर के बारे में समझते हैं। पावर क्या होता है सर, वर्क डन बाय रेट, एक्चुअली में है क्या सर, रेट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, खत्म बात। सर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करो तो ये तो एवरेज था, तो dw बाय dt, dw को लिखा जाएगा f डॉट dr, dr बाय dt क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये क्या मिल गया, पावर का फॉर्म मिल गया। ये एक शानदार फॉर्म मिल गया, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कहानी आगे बढ़ती है सेंटर ऑफ मास की ओर। अब देख सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में दे रखा है रोटेशन वाले चैप्टर में, अपन यहां पर साथ में, क्योंकि कोलिजन भी साथ में पढ़ रहे हैं और सेंटर ऑफ मास भी साथ में ही पढ़ा जाता है, इसलिए कोलिजन को पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, सर हम जहां पर भी फोर्स लगाते थे अब तक हमने डिफाइन नहीं किया था कौन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लगाया जा रहा था, तो हमने एक तो नहीं बताया जा रहा था। ठीक है सर, एक्चुअल में कहां पर लग रहा था, सेंटर ऑफ मास पे लग के हम मान के चल रहे थे, इसलिए एक्सेलरेशन निकाल देते थे F इज इक्वल टू ma वाले फॉर्म से। तो बात ऐसी बताई जाती है कि पूरे के पूरे बॉडी का एक मास, पूरे के पूरे बॉडी का मास एक जगह पर केंद्रित हम मानते हैं, उस केंद्रित वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। एक पूरा अध्याय यहां पर यह था कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जा सकता है। तो दो टाइप की सिस्टम होती है, एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम जिसमें छोटे छोटे छवाए क्या होंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे, दूसरी सिस्टम यानी कंटीन्यूअस बॉडी वाली। ठीक है सर, इसमें दोनों में सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका यह था कि सर यहां पर सीधा सीधा m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डग 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 अपॉन करके m1 प्लस m2 प्लस ऐसे करके टोटल मास लिखने। सेम बात x में भी लिखी जाएगी, सेम बात y में भी, सेम बात z में भी। ये जनरलाइज फॉर्म है इसलिए वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। अगर कंटीन्यूअस बॉडी की बात करें तो पहले तो ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक बॉडी है क्या, सिमेट्रिक बॉडी मिली तुम्हें, पहले ये चेक करना।
अगर सिमेट्रिक बॉडी मतलब रिंग हो या फिर डिस्क हो, तो अगर ये सिमेट्रिक बॉडी है और ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली है, यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब क्या होता था सर, यूनिफॉर्म डेंसिटी मैंने सिखाया था आपको, लैम्बडा के बारे में बताया था आपको मैंने सिग्मा के बारे में बताया था, आपको मैंने रो के बारे में बताया था, ठीक है। अगर नहीं पता तो इन सभी के बारे में पढ़ ले एक बार वन शॉट से, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, अगर ये यूनिफॉर्म दे रखी है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। लेकिन अगर आधी अधूरी सिस्टम कुछ दे रखी है, सिमेट्रिक सिस्टम नहीं दे रखी है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली सिस्टम दे रखी है, तो उसके लिए सर फॉर्म निकालने का तरीका हमने सीखा था, एक बेसिक मेथड। ये हालांकि इसमें इसके लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन एक बेसिक मेथड ये कहती थी कि सर लिख लो, अगर x में निकालना है तो x इंटू करके dm, इसका छोटा सा एक पार्ट काट लो, इसका एक छोटा सा पार्ट काट लो, इसका मास निकाल लो dm, इसका मास निकाल लो dm, फिर dm इंटू करके x, अगर x में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा dm का इंटीग्रेशन, मतलब कैपिटल M बाहर निकल जाएगा। सेम विथ y सेम विथ z, काम का फॉर्मूला था, इसके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे थे, अगर नहीं पता तो देख ले सेंटर ऑफ मास वाला सेशन। आगे बढ़ते हैं कहानी में और समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास का डायनेमिक्स वाला पार्ट क्या कहता है, वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी सेंटर ऑफ मास की, एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा, फोर्स कैसे लिखा जाएगा, मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा। तो सेम जैसे सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका था वही डिफरेंशिएट कर, VCOM क्या मिल जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस अपॉन करके m1 प्लस m2 प्लस m प्लस ठक 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 ठक, ठीक है सर। सेम विथ एक्सेलरेशन, सेम विथ मोमेंटम। मोमेंटम में सर तुम थोड़ा सा हड़ी इंचा करोगे ना तो तुम्हें ये कहानी मिलेगी लास्ट में कि सर मास टोटल इंटू करके सिस्टम का जो भी मास होगा वो इंटू करके तुम लिख लोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बढ़िया बात सर। अगर फोर्स लिखना चाहो तो न्यूटन का सेकंड लो तो F इज इक्वल टू m है, वो भी एक कंडीशन के साथ आया था। एक्चुअल में तो उन्होंने ये बताया कि dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, ठीक है सर। तो हमने लिखा सिस्टम का मोमेंटम का चेंज डिवाइड बाई dt, ठीक है सर, बढ़िया बात। ये हमने फोर्स लिखना सीखा। अब यहां से एक शानदार कंसेप्ट निकलता है कि अगर कोई घटना ऐसी हुई कि फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो रहा है, नेट फोर्स क्या हो रहा है सिस्टम के ऊपर, जीरो हो रहा है, अगर ये कहानी है तो सर पता चलेगा कि dp बाई dt जीरो हो रहा है, dp बाई dt जीरो मतलब p कांस्टेंट है। अगर ये p कांस्टेंट है, तो अपन लिख सकते हैं pi इज इक्वल टू pf, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा मतलब pCLM एप्लीकेबल है। ये भी डायरेक्शन प्रॉपर्टी के साथ आता है। अगर पूरे एक सिस्टम का हमें पता नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ x की डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो तुम pCLM अप्लाई कर सकते हो x डायरेक्शन में। सेम विथ y, सेम विथ z। अगर z की डायरेक्शन में, पूरी सिस्टम के लिए हमें पता नहीं है, लेकिन z की डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो हमें पता ये चलेगा सर कि इनिशियल मोमेंटम z की डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम z की डायरेक्शन में, ये इक्वल कर सकते हैं। इवेंट के पहले की घटना, इवेंट के बाद की घटना, जस्ट बाद की घटना, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन तुम्हें सोचनी पड़ेगी कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, नेट फोर्स उस डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, तब की ये बात बताई जाएगी, ठीक है सर। और यहीं से अच्छे क्वेश्चन बनते थे, कौन से टाइप के, गन बुलेट टाइप के, फिर वो रिकॉल वेलोसिटी वाला क्वेश्चन बना था, बॉम्ब एक्सप्लोजन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ट्रॉली मैन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छा पार्ट था ये, बहुत अच्छा शानदार पार्ट था पीसीएलएम वाला, ठीक है। पीसीएलएम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पीसीएलएम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और कहानी आगे बढ़ती है कोलिजन की ओर, ठीक है सर। अब कोलिजन क्या होता था, टकराव की बात हो रही थी। दो तरह से कोलिजन को क्लासिफाई किया जाता था, एक बेस्ड ऑन एनर्जी, बेस्ड ऑन एनर्जी, दूसरा क्लासिफाई करने का तरीका यह था कि बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, माथे से माथा भिड़ रहा है, ठीक है सर, मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, देख जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एज इट इज है, वो उसी डायरेक्शन में, इसलिए हेड ऑन कोलिजन का नाम दिया। यहां पर देख जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट नहीं बोला जाएगा लेकिन उस डायरेक्शन में तो नहीं है, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में, लेकिन उस डायरेक्शन में तो नहीं है, तो इसको नाम दिया गया था ओब्लिक कोलिजन। ये क्लासिफाई करने का एक पहला तरीका था, क्लासिफाई करने का एक पहला तरीका था। यहां पर याद रखना, डन 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 डन, अरे आजा आजा आजा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, आब्राकाडाब्रा छू, ठीक है। देख कहानी ऐसी बताई जाती है, कहानी ऐसी बताई जाती है कि U1 U2, ठीक है सर, U2 UV2, अरे U2 नहीं, ये मान ले कहीं V1 ये V2, ये जस्ट बिफोर द कोलिजन वाली कहानी, जस्ट आफ्टर द कोलिजन वाली कहानी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन का फॉर्म लिखा जाता है। ये क्या है, क्योंकि कोलिजन के कंसेप्ट में दो ब्रह्मास्त्र हमें मिलते हैं, एक पीसीएलएम हर टाइप के कोलिजन के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन तुम्हें इसमें ध्यान में रखने वाली बात ये होगी, ध्यान में रखने वाली बात इसमें यह होगी भाई कि कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। हेड ऑन में दिक्कत नहीं आएगी, सीधा एक्स में या वाई में अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओब्लिक वाला केस आएगा तुम्हें लाइन ऑफ इंपैक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वहां पर ही तुम अप्लाई कर पाओगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन वाला लो, ठीक है सर। तो दो ब्रह्मास्त्र यहां पर मिलते हैं, पीसीएलएम जो कि इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो, वहां पर एप्लीकेबल होगा। दूसरा पार्ट है
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला लो, ये लो क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन करके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखी जाती है सर, यहां का डिफरेंस मतलब v1 v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखी जाती है सर, कौन ज्यादा स्पीड से जा रहा होगा, u1 तभी तो टकराव होगा सर, u1 माइनस u2, ये काम की बात थी, ये लिखना आना चाहिए, ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं, ये बेसिक फॉर्म था, यहां से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए थे। बढ़िया बात सर, बढ़िया बात। और कहानी आगे बढ़ती है, इसको दूसरी तरह से भी क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर सर कोई भी काइनेटिक एनर्जी व्यय नहीं हुई है, लॉस नहीं हुई है, इसलिए जितना बॉल नीचे आया उतना ही वापस ऊपर भी गया। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो 0 है, इस वाले केस में 0 है। इसको लिखा जाता है कि सर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी, इसको इलास्टिक कोलिजन का नाम दिया गया है। यहां पर कहानी ऐसी हुई कि जहां से इसको ड्रॉप किया है उतनी हाइट तक वापस नहीं जा पाया, थोड़ी ऊपर तक गया, थोड़े ऊपर तक गया। यहां पर थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, 0 नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस 0 नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। यहां पर सर काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम हुआ है, जो एक बार गिरा वो वापस नीचे आया ही नहीं, वापस ऊपर चढ़ा ही नहीं, ये गिरा यहीं पे रह गया। ठीक है, बताने का तरीका है कि सर यहां पर मैक्सिमम लॉस, यहां पर मैक्सिमम लॉस चिपक गया। ठीक है, याद रखना ये कहानी। अगर बताई जाए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1, और इनइलास्टिक का होगा E से 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है सर, तो जहां पर भी तुम्हें दिखे कि E इज इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हुआ होगा, अपर टर्म 0 हुआ होगा। E की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन करके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, मतलब E की वैल्यू 0 मतलब सर सेपरेशन वाली वेलोसिटी 0 हुई, सेपरेशन वाली वेलोसिटी 0 मतलब याद रखना चिपक के चलेंगे, क्या चिपक के चलेंगे। ठीक है सर, दोनों कोलिजन के बाद दोनों बॉडी साथ साथ चलेगी, ये कहा जाता है इसमें, दोनों बॉडी साथ साथ चलेगी। ठीक है सर, लॉस वाली बात मैंने पहले ही समझा दी, और कहानी आगे बढ़ती है और हम स्पेशल केस के बारे में पढ़ते हैं। 2 स्पेशल केस। क्या कहता है ये केस कि अगर हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन है, तो ये सर आपस में कोलिजन के बाद आपस में वेलोसिटी चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ये u1 से जा रहा था, दूसरा वाला अब u1 से जाएगा, ये u2 से जा रहा था, दूसरा वाला अब u2 से जाएगा। ठीक है सर, अगर डायरेक्शन इसकी उल्टी सीधी होती तो तब भी सेम बात रहती, क्या कर लेगा, ये एक्सचेंज कर लेगा, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा आफ्टर द कोलिजन। ये बात याद रखना, आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा। कब एक्सचेंज कर लेगा, ये एक्सचेंज कर लेगा जब हेड ऑन कोलिजन होगा, E इज इक्वल टू 1 होगा, तब की बात है। ठीक है सर, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक मतलब E इज इक्वल टू 0, मैंने आपको बात बताई थी, क्या होगा सर, जब E इज इक्वल टू 0 होगा तब ये दोनों चिपक के चलेंगे, मतलब ये दोनों चिपक के चलेंगे, तो वेलोसिटी मी मान सकता हूं, मान लो भाई, मान लो इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी हमने क्या लिख ली, v लिख ली। क्या लिखा जाएगा सर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज किया जा सकता है। हाँ सर, PCLM ब्रह्मास्त्र था क्या ये, अरे हाँ सर ये ब्रह्मास्त्र था। लिखा जाएगा इसका m1u1 प्लस करके m2u2 इज इक्वल टू करके दोनों का सम मास, दोनों का कॉमन मास m1 प्लस m2 इंटू करके v। यहां से फॉर्मूला बन जाएगा v का, यहां से फॉर्मूला बन जाएगा v का। क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू m1u1 प्लस करके m2u2 अपॉन करके m1 प्लस m2। ठीक है भाइयों बहनों, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन का, जब E इज इक्वल टू 0 हो, और यहां पर याद रखना सर कंडीशन ये है कि m1 और m2 दोनों सेम हो, m1 और m2 सेम हो, तब ये एक्सचेंज वाली कहानी होगी, अदरवाइज नहीं। अब बताया जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। क्या है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका एक क्वेश्चन दिया रखा था, इसको क्रिटिकल सर्कुलर मोशन का केस बताया जाएगा कि अगर कोई स्ट्रिंग से एक मास m लटका रखा है, और उसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे, ताकि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, तो सर ये कहानी बनती थी सर, उसको अंडरवुड में 5G जितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तब जाके कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। फिर B पॉइंट पे पहुंचेगा तब इतनी वेलोसिटी बन जाएगी, C पॉइंट पे पहुंचेगा तब इतनी वेलोसिटी बन जाएगी, और D पॉइंट पे पहुंचेगा तब इतनी वेलोसिटी बन जाएगी। उस टाइम पे टेंशन कितना होगा, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू भी मैंने डिराइव की थी। ये कहां से आया, अगर तुम्हें देखना है तो सर्कुलर मोशन का पार्ट तुम्हें देखना पड़ेगा, जहां पर मैंने समझाया वर्टिकल सर्कुलर मोशन चैप्टर अलग से दिया गया है, वहां पर तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है सर, और कहानी आगे बढ़ती है, समझते हैं हम वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में। क्या कहता है ये मास, क्योंकि सर न्यूटन सेकंड लॉ ने उन्होंने बताया कि F इज इक्वल टू dp बाई dt। ठीक, F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब बात ये समझ F इज इक्वल टू dp बाई dt में कि सर अगर हम मास कांस्टेंट मान के चल रहे थे ना, तब हमें फॉर्मूला मिलता था F इज इक्वल टू मास, लेकिन हम अगर बात करें मास वेरिएबल है, मास कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पर dm बाई dt अलग से हमें लिखना पड़ेगा। वेरिएबल मास सिस्टम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेरिएबल मास सिस्टम। और इसका फेमस वाला केस यानी रॉकेट प्रोपल्जन वाला केस, सर हम मतलब मास देख वेरी कर रहा है, dm बाई dt से रिलेटिव स्पीड लिखी जाएगी, यहां पर नीचे जा रही है तो थ्रस्ट फोर्स, एक अपोजिट फोर्स, इस वेलोसिटी से अपोजिट फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, जो इस रॉकेट को हेल्प कर रहा होगा ऊपर जाने में। तो नीचे उस टाइम पे मास होगा mg, तो नीचे लगा
नीचे लगा mg, ऊपर ले जाने वाला थ्रस्ट फोर्स, तो v रिलेटिव इंटू करके dm बाई dt, v रिलेटिव इंटू करके dm बाई dt, ले जाने वाला माइनस करके रोकने वाला इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बस तो यही था इस चैप्टर का पार्ट। अब मैं तुम्हें कुछ IMP वाले क्वेश्चन देता हूं जो तुम्हें होमवर्क में करने हैं। अगर ये क्वेश्चन लगा लिए तो बात ये पक्की है कि तुम्हें वर्क एनर्जी पावर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, काम काम का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये लिख, आगे कहानी और बढ़ाता हूं। ये दूसरा क्वेश्चन, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना। 1 2 3 4 1 2 3 4 लो मैं आगे बढ़ गया 4 नंबरी, 5 नंबरी, 6 नंबरी। ओके सर, एंड द लास्ट वन ये 7 और ये 8। 8 क्वेश्चन दिए हैं। अब मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें तो तेरे मार्क्स कटे। आसान चैप्टर है, बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन आसान चैप्टर है, तो 8 क्वेश्चन लगा ले, तुम्हें एक श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ सर ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, ये चैप्टर अपन आराम से निपटा सकते हैं। तो बस यही था आज के सेशन में। एक लास्ट बात बची है क्या? स्वाहा।